हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल है। क्लोज्ड वेसल में हमने क्या रखा हुआ है? लिक्विड, जो कि हमारा क्या है? सॉल्वेंट। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या बनाना शुरू करेंगे? वेपर्स। वेपर्स बनाते 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 इतने सारे वेपर्स हो जाएंगे कि वो आपस में क्या करेंगे? टक्कर मारेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, और ये वेपर्स वापस क्या हो जाएंगे? कंडेंस होके लिक्विड। अच्छा, जब लिक्विड वेपर बना रहा था, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और जब वेपर कंडेंस होगा तो इसे क्या बोलेंगे? तो जब ये वाला फ्लो मतलब इवेपोरेशन किसके बराबर हो जाएगा? कंडेंसेशन के। उस दौरान लिक्विड पे एक दबाव महसूस हो रहा होगा। कौन लगा रहा होगा इस लिक्विड पे दबाव? वेपर। उसे क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। कर लोगे ये? और बताओ, जितने ज्यादा वेपर होंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा कि रिवर्स है? नहीं नहीं, रिवर्स नहीं है। हर चीज अजीब नहीं होती, कुछ सिंपल भी होती है। अगर सोच के देखो, अगर वेपर ज्यादा है तो ज्यादा ही दबाव लगाएंगे ना, और वेपर कम है कम दबाव लगाएंगे। ये लाइन लिख लो आप। जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे, काम आएंगी सारी चीजें, मोर विल बी द वेपर फॉर्मेशन। more will be the vapor formation, more will be the vapor pressure। करो नोट। अच्छा, इससे पहले मैं करवाऊं, ये लाइन सबको याद है ना? जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पहला फैक्टर हुआ लिक्विड कौन सा है, इस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड कौन सा है इस पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर क्या होगा। जैसे मैंने भी डायग्राम बनाया, अगर यहां वाटर है, पानी है, तो वेपर प्रेशर पानी का अलग होगा। अगर मैं यहां शहद रख दूं तो उसका अलग होगा, ऑयल रख दूं तो उसका अलग होगा, क्योंकि सबकी वेपर बनाने की स्पीड अलग होती है। समझ में आ गया? तो पहला फैक्टर क्या हो गया? नेचर ऑफ लिक्विड। तो मुझे बताओ, एक थिन लिक्विड है, थिन पतला लिक्विड है, और एक थिक लिक्विड है, मोटा लिक्विड है, ज्यादा वेपर कौन बनाएगा एक टेम्परेचर पे? थिन या थिक? थिन वाला, क्योंकि थिन का मतलब ही क्या है? पार्टिकल्स आसानी से क्या बन जाएंगे? वेपर। और आसानी से बनने का मतलब क्या है? ज्यादा वेपर बनेंगे, और ज्यादा वेपर बनेंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर। इसमें लिख लो, जिन लिक्विड्स में liquids having weaker intermolecular attraction have, ये क्लियर हुआ? हायर वेपर प्रेशर। जिन लिक्विड्स में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है, ऐसे लिक्विड्स आसानी से वेपर बनाते हैं, और जो आसानी से वेपर बनाते हैं उन्हीं का ही वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। देखो, लैंग्वेज अलग लग रही होगी, लेकिन मीनिंग वही है जो मैं थिन और थिक बोल रहा हूं। बताओ, वीक अट्रैक्शन थिन लिक्विड में है कि थिक लिक्विड में? थिन में। और वही वेपर ज्यादा बनाएगा, और उसी का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो जिन लिक्विड्स का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक होता है, वही ज्यादा वेपर बनाता है, उसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। समझ में आ गया? एक फैक्टर होता है टेम्परेचर, बस ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब इस पिक्चर पर आते हैं दोबारा। इमेजिन करो, एक लिक्विड है और वो 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे, और एक लिक्विड है वही वाला, वो 50 डिग्री सेल्सियस पे। एक 25 डिग्री सेल्सियस और एक 50 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ, दोनों सेम अमाउंट ऑफ वेपर बना रहे हैं, ज्यादा कौन बना रहा है? 50 वाला। तो जो ज्यादा वेपर बनाता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर में क्या लिखोगे? जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। तो तुम समझ रहे हो ना कैसे कनेक्ट कर रहे हो? अब हर बार क्या सोच रहे हो? वेपर कम बनेंगे कि ज्यादा बनेंगे? जब वेपर ज्यादा बनेंगे
तो वेपर प्रेशर ज्यादा और वेपर कम बनेंगे। इसमें लिख लो टेम्परेचर में, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे मोर विल बी द टेम्परेचर, मोर विल बी द क्या, वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर रखोगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। मुश्किल मत बना देना इसको, बस एक ही लाइन दिमाग में रखना कि सवाल वेपर प्रेशर के बारे में कुछ भी पूछा गया तो हम क्या सोचेंगे, इस क्वेश्चन में वेपर कम बन रहे हैं कि ज्यादा बन रहे हैं। अगर वेपर कम बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम, और अगर वेपर ज्यादा बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर ज्यादा। अब एक क्वेश्चन लिखो पहले, आगे चलने से पहले लिखो, टू लिक्विड्स हैविंग boiling point of 100 degree Celsius and 200 degree Celsius respectively. Which liquid will have more vapor pressure at 150 degree Celsius? बताइए। दो लिक्विड है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और एक का 200 डिग्री सेल्सियस है। मैं दोनों का वेपर प्रेशर चेक करना चाहता हूं, लेकिन 150 डिग्री पे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? 100 वाले का। इसका आंसर आ जाएगा लिक्विड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। और शायद बच्चा ये समझ जाएगा, जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ये समझ में आया? बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या होता है? वो जल्दी बॉइल हो रहा है कि लेट बॉइल होएगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है? जल्दी बॉइल होगा। जल्दी बॉइल होगा तो कम वेपर बनाएगा कि ज्यादा वेपर बनाएगा? ज्यादा वेपर बनाएगा। ज्यादा वेपर बनाएगा तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? क्लियर हो गया ना? किसका प्रेशर होता है वेपर प्रेशर? वेपर का ही। और किसके ऊपर लगाता है वो प्रेशर? लिक्विड के ऊपर। कब कब कैलकुलेट करते हैं इसको? हाँ, जब कंडेंसेशन और इवेपोरेशन बराबर हो तब कैलकुलेट करते हैं इसको। अच्छा, वेपर कम बनने पर वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कि वेपर ज्यादा बनने पर वेपर प्रेशर ज्यादा होता है? ज्यादा बनने पर। वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से क्या लिंक है? इनवर्स। इनवर्स। जो जल्दी बॉइल होगा वो ज्यादा वेपर बनाएगा, और जल्दी बॉइल वही होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब क्या है इस टॉपिक में ना, वेपर प्रेशर में कंपटीशन का एक पार्ट है। हमने देखो यहां क्या बोला है, अगर आपको याद हो तो, जितना ज्यादा टेम्परेचर रखोगे किसी भी लिक्विड का उतना ज्यादा क्या होगा? वेपर प्रेशर। तो आपको ना एक इक्वेशन बनानी है, लिखो, क्लोजियस क्लेप्रियन इक्वेशन। क्लोजियस क्लेप्रियन इक्वेशन। जेई नीट में इससे सवाल हो सकता है, बोर्ड्स में नहीं। ये बोर्ड्स का सिलेबस नहीं है। आपको मैं अभी एक इक्वेशन लिखवाऊंगा जो वो आपको बताएगा रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड क्या क्या टेम्परेचर। थियोरेटिकली क्या जानते हो आप इन दोनों में क्या रिलेशन है? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? सर हम ये जानते हैं
थियोरेटिकली तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, है ना, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। मतलब 25 डिग्री पे लिक्विड रखा है, अब उसको 40 पे रख दूंगा तो वेपर प्रेशर सेम रहेगा कि ज्यादा हो जाएगा? पहले 25 पे था, अब 40 पे रख दिया मैंने लिक्विड, तो वेपर प्रेशर वही रहेगा कि वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा? यही लिखा हुआ है। लेकिन कितना ज्यादा हो जाएगा ये पता है, इसलिए हमें क्या है कि ये इक्वेशन याद करनी है, क्लॉजियस क्लेपेरियन इक्वेशन। ये आपको ये बताएगा कितना कम हो जाएगा जब कम होगा, और कितना ज्यादा हो जाएगा जब ज्यादा होगा। तो इक्वेशन ये ऐसी सी है कुछ, log P2 बाई P1। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं। ये रिलेशन है, बताओ इसमें वेपर प्रेशर कहां है इस फॉर्मूले में? टेम्परेचर तो दिख रहा है, ये रहा। वेपर प्रेशर कहां है? ये रहा। व्हाट इज P1, व्हाट इज P2? बताओ चलो सर। हाँ, P1 है वेपर प्रेशर जब टेम्परेचर T1 था, बोलो भाई, और P2 है वेपर प्रेशर जब टेम्परेचर T2 था। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो मुझे बताओ इसको देख के, T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है? कौन सा टेम्परेचर बड़ा है? T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है? T2 बड़ा है। मैथ्स तो कहती है कि पहले बड़ा नंबर होता है, फिर घटाते हैं छोटा नंबर होता है, तभी पॉजिटिव आता है ना, पॉजिटिव है ना ये पूरा। लेकिन जब 1/, करते हैं तो रिवर्स होता है। जैसे 4-3 पॉजिटिव नंबर आएगा, लेकिन 1/4-1/3 नेगेटिव नंबर आएगा। समझ में आ गया? ये पॉजिटिव आंसर है कि नेगेटिव आंसर है? पॉजिटिव है। तो कौन सा टेम्परेचर बड़ा है? T2 बड़ा है। तो वेपर प्रेशर कौन सा बड़ा है, P1 की P2? P2। अभी तो लिखा है जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा, तो ऐसे कह दूं कि T2 बड़ा है T1 से, इसलिए P2 बड़ा है T1 से। ये तो आप मान लो टाइम पास है, ये जो मैंने इधर लिखा है, क्योंकि ये ऊपर लिखा ही हुआ है, ये याद करना है आपको इक्वेशन। अच्छा, और कौन सा सिंबल है जो इसमें परेशान कर रहा है? आर क्या है? हाँ, केमिस्ट्री में आर होता है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की किसी को वैल्यू याद है? क्या वैल्यू है? 8.314 यूनिट जूल, थर्मोडायनेमिक्स में थी, पर केल्विन पर मोल। कंपटीशन के लिए ये पार्ट है भाई, ये करना पड़ेगा। आर की वैल्यू है 8.314। तो आप मुझे बता सकते हैं ये डेल्टा एच क्या होता था थर्मोडायनेमिक्स में? डेल्टा एच एंथैल्पी, और वीएपी एंथैल्पी ऑफ, हाँ तो ये लिख लो, डेल्टा वीएपी एच है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। किसी को एंथैल्पी की यूनिट याद है? एंथैल्पी की यूनिट क्या होती थी? डेल्टा एच की यूनिट हैसलो पढ़ा है यार थर्मोडायनेमिक्स में पूरा, जूल पर मोल। और मैं जूल पर मोल का जुगाड़ भी बता देता हूं, अगर किसी को नहीं पता है तो भी उसको पता लग जाता है ये यूनिट होती है। जैसे यहां तो कोई यूनिट नहीं है, क्यों नहीं है? सेम चीज है, प्रेशर यूनिट खत्म,
इसकी हमें पता नहीं है। आर की वैल्यू क्या है? जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर क्या होती है? केल्विन। ये 1 बाय टेम्परेचर, तो केल्विन इनवर्स हो गया, तो केल्विन से केल्विन कट गया, क्या बच गया नीचे? जूल पर मोल। तो ऊपर भी क्या होनी चाहिए? जूल पर मोल, तभी तो कट के ऐसी यूनिट बनेगी, यूनिटलेस। ये इतने बड़े ड्रामा नहीं करना, आपको याद कर लेना है, कर लोगे। ये है क्लोजियस क्लेप्रियन इक्वेशन। साफ सुथरा बता दिया, कंपटीशन का है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंटिन्यूटी में मेरे दिक्कत कर रहा है ये, तो ये बाद में कर सकते हो, लेकिन अभी हम टॉपिक पढ़ रहे थे ना वेपर प्रेशर, ये उसी का फॉर्मूला है। ये भी वही बोल रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो, जैसे आपने बताया कि T2 बड़ा है किससे, तो मैंने बोल दिया P2 बड़ा है P1 से, यही तो लाइन है, बस लर्न करना है इसको। अब लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोजियस क्लेप्रियन इक्वेशन। इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोजियस क्लेप्रियन इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, अगर आपको याद हो गई हो तो? लॉग P2 बाय P1 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाय 2.303 R ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2। अब मैं इसको छोटा करके लिखूंगा। अब जिसका मैथ्स अच्छा है लॉगरिदम वाला, वो समझ जाएगा कैसे लिखा हुआ है। मैं लिख रहा हूं, बाद में नोट करना। लॉग P इज इक्वल टू K प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 2.303 RT। तुम कहोगे के तो इसमें है ही नहीं, चलो मैं मान गया के नहीं है। कितने पी है यहाँ पे? 1 और 2। क्यों लिखे हुए हैं यहाँ 1 और 2? क्योंकि टेम्परेचर भी लिखा हुआ है 1 और 2। अगर मैं एक ही टी लिखूंगा तो एक ही पी आएगा ना। जिसका मैथ्स अच्छा हो बताओ, समझ में आएगा? ये और ये सेम ही है। चलो मैं एक चीज बोल रहा हूं, अभी ध्यान से सुन लो पहले। सोचो अगर यहां 1 कर दूं तो यहां भी एक इक्वेशन ये मान लो, ठीक। और अगर यहां 2 कर दूं, यहां भी एक इक्वेशन ये मान लो। जब मैं 2 - 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा? लॉग P2 माइनस लॉग क्या था यहाँ? P1। और लॉग P2 माइनस लॉग P1 को लिख सकता हूं लॉग, लिख सकते हैं ना, लॉग M माइनस लॉग N। ये चीज कॉमन है, ये कट गई। यहां पर क्या था सेकंड इक्वेशन में? यही है। और माइनस करूंगा किसको? तो फर्स्ट इक्वेशन में यहां पे कौन था? P1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वो प्लस। बोलो भाई, ऐसा सा नहीं बना? देखो माइनस किसके साथ है? प्लस किस, समझ में आ रहा है? मैं नहीं चाहता तो ना डीप ले जाना, आप ये ध्यान रखो, ये और ये एक ही बात है। अब तुम कहोगे सर एक सेकंड, मैंने ये इक्वेशन याद की है, ये क्यों करवा रहे हो? चलो मैंने मान लिया ये और ये बराबर है, हमें क्या बनाना है? ग्राफ किसके बीच में बनता है? दो वेरिएबल्स के बीच में। दो तो ये वेरिएबल हो गए और दो ये हो गए। समझ में आई मेरी बात? मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। देखो एक वेरिएबल ये हो गया और एक वेरिएबल ये हो गया। तुम एक काम करो, इसको कंपेयर करना y इज इक्वल टू mx प्लस सी से। कंपेयर करके मुझे बता दो इसमें y कौन है, x कौन है, m कौन है, c कौन है। अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया था y और x को तो पता लगता है जो ग्राफ में बनेगा। x के साथ जो होगा वो m होगा और इंटरसेप्ट यू नो। इस इक्वेशन में
y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपैरिजन करनी है, तो बताओ। मैं लिख रहा हूं, मुझे बताना। सर y तो log p हो गया, एक तरफ है वेरिएबल है, x कौन है ये बता दो। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, क्या लिखा हुआ है पीछे? पीछे क्या लिखा हुआ है? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा, यानी ग्राफ तो कंफर्म्ड है, किसके बीच में बनाना है? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। तो एक वेरिएबल कौन हो गया? वेपर प्रेशर। तो एक कौन होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैं 1/T क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि सर ये 1/T है। तो मुझे बताओ स्लोप कौन हुआ? जो x के साथ होता है देखो m, वही स्लोप होता है। तो 1/T के साथ कौन है? माइनस डेल्टा VAPH बाय 2.303 R। इंटरसेप्ट बता सकते हो? ये y हो गया, ये x हो गया, ये mx हो गया, तो वो हो गया ना c log। अब बनाओ ग्राफ। ये कंपटीशन का पार्ट है, बोर्ड का पार्ट नहीं है। लेकिन यहां से एक चीज समझने की ये है कि अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप y इज इक्वल टू mx प्लस c करके ग्राफ बना सकते हो। तो बताओ ऐसा ग्राफ बनाओ। x एक्सिस पे किसको लोगे? y एक्सिस पे किसको लोगे? स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ आएगा? और इंटरसेप्ट क्या है? ये सब नोट हो गया? तो मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। x एक्सिस पे 1/T आएगा और y एक्सिस पे log p आएगा। ये ओरिजिन होता है। स्लोप बताओ ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ आएगा? स्लोप की वैल्यू देखो, प्लस में है कि माइनस में है? और माइनस स्लोप जानते हो ना कैसा होता है? माइनस स्लोप ऐसे होता है, ऐसे। बोलो भाई, क्या है स्लोप की वैल्यू? क्या बता रहे हो? माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाय, ठीक है। और इंटरसेप्ट ये होता है जहां कटता है वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? लॉग की। ये ग्राफ। अब कोई ये कह दे कि मैं इसको रट लूंगा तो वो आसान तो नहीं है, क्योंकि स्लोप की वैल्यू है एक। इसलिए किससे करना है? y इज इक्वल टू mx प्लस। आगे एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। किसी को लगता हो कि मैं स्किप कर देता हूं इसको, तो फिर उस चैप्टर में काम नहीं चलेगा। उसमें तो आपको आना ही चाहिए कैसे एक इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं। y इज इक्वल टू, क्या लॉजिक है बताओ कंपेयर करने का? पहले ढूंढते हैं y और x वेरिएबल्स। वेरिएबल इसमें कौन कौन है? प्रेशर और टेम्परेचर। y x मिल गया, और जो x के साथ होता है वही m होता है, तो x के साथ ये सब था, लिख दिया। और जो अलग से है वो इंटरसेप्ट है। समझ में आ गया? ये हो गया। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर और क्लोजियस क्लेप्रियन इक्वेशन कर लोगे। अब हम आ सकते हैं अपने मेन पार्ट पर जिसमें सब आएगा। देखना, अब हेडिंग बनाओ। हेनरी लॉ के बाद अगला नियम जो इस चैप्टर में है, राउल्ट्स लॉ। और इसको मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मुझे बताओ, जब हेनरी लॉ पढ़ रहे थे तो क्या चीज किस में घुला रहे थे? गैस को। राउल्ट्स लॉ में आप बाकी दो चीज जो बच गई वो है कौन कौन? सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। तीन ही टाइप थे ना, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड कौन से लॉ में? हेनरी लॉ में। इसमें क्या पढ़ना है?
सॉलिड या फिर लिक्विड, किसके अंदर, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ये भूल भी जाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हें बस कनेक्शन बिठवा रहा हूं कि अभी भी हम लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं, गैस इन लिक्विड पढ़ चुके, बाकी जो दो बच गए वो किस में पढ़ना है, रॉल्ड्स लॉ में। अब रॉल्ड्स लॉ देखो क्या है, सिंपल है, ध्यान से देखना। तुम्हारे पास सॉल्वेंट है, क्या है, और सब जानते हैं इस चैप्टर में सॉल्वेंट मतलब लिक्विड। इसमें क्या गिरा रहे हो सर, हम सॉलिड भी गिरा सकते हैं और लिक्विड भी गिरा सकते हैं, गैस क्यों नहीं गिरा रहे, हो गया ना हेनरी में, तो सॉलिड भी गिरा सकते हैं और लिक्विड भी गिरा सकते हैं। तो क्या ये बात क्लियर है, फिर ये सॉल्यूशन बन जाएगा। ये डायग्राम तो बहुत पहले से करते आ रहे हो, सॉल्वेंट है उसमें क्या गिरा रहे हो, सॉल्यूट, तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। अब राउल्ट्स लॉ की सुन लो, क्या कहता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है कि जो वेपर प्रेशर है, अभी नोट नहीं करना ये जो मैं लिख रहा हूं, जो वेपर प्रेशर है किसका, लिक्विड मतलब यहां पे कौन, मैं भी सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, जो वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। चलो ऐसे नहीं आया तो ऐसे आ जाएगा, जो पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ऐसा हेनरी लॉ नहीं था, हेनरी लॉ में पी क्या था, प्रेशर पे गैस, और ये क्या था, काई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्यूशन। यहां पी क्या है, वेपर प्रेशर, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये क्या है, उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। जैसे अगर तुमने यहां पर सोल्यूट लिख दिया तो ये भी सोल्यूट है, और अगर सॉल्वेंट लिख दिया तो ये भी सॉल्वेंट। हेनरी जैसा नहीं दिख रहा, देखो ये, बोलो भाई, अब सुन लो। राउल्ट्स लॉ कहता है कि जो वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट भी, और वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि उस कंपोनेंट का अमाउंट कितना है, मतलब मोल फ्रैक्शन। और अब एक चीज देखो, फिर ये सब नोट कर लेना। सोलवेंट मान लो तुम्हारे पास 100 ml है, कितना ml है, मैं ज्यादा कर दूं, अगर अमाउंट ज्यादा कर दूं तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। एक कम लिक्विड है वो कम वेपर बनाएगा, और एक ज्यादा लिक्विड है वो ज्यादा वेपर बनाएगा। एक कम लिक्विड है, कम अमाउंट है, तो कम वेपर बनाएगा, कम वेपर मतलब कम वेपर प्रेशर, और एक लिक्विड अमाउंट में ज्यादा है तो ज्यादा वेपर बनाएगा, तो ज्यादा वेपर प्रेशर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको P और इसको, अब नोट कर लो ये, फिर थोड़ा इंग्लिश में लिख देंगे फिर समझते हैं। डायग्राम को थोड़ा और बेटर बनाएंगे अभी आगे, लेकिन फिलहाल इंट्रोडक्शन में यही बनाओ कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है जिसे हम लिक्विड ले रहे हैं इस चैप्टर में, और उसके अंदर सॉल्यूट गिराएंगे। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन इस टॉपिक में गैस नहीं होगा क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं हेनरी लॉ में। सॉलिड गिराओ चाहे लिक्विड गिराओ, बनेगा तो सॉल्यूशन। फिर रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है कि ऐसा जब तुम कर दोगे तो आप क्या पाओगे, जो वेपर प्रेशर है वो अमाउंट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अमाउंट के समझ रहे हो, कम लोगे तो कम वेपर प्रेशर, ज्यादा लोगे ज्यादा वेपर प्रेशर। या क्या समझ में, बोलो भाई, अब और बेटर समझ में आएगा। आप देखना, ये पिक्चर एक, ये सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड है, क्या है,
लिक्विड है। इसको मैं ए मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? ए। इसके अंदर मैं गिरा रहा हूं, किसको गिरा रहा हूं? सॉल्यूट को। इसको मैं बी मान लेता हूं। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे बताओ। सोलवेंट तो लिक्विड है, समझ में आता है, पूरे चैप्टर में यही है। सॉल्यूट क्या है यहां पे? हाँ, या तो सॉलिड है सर, या तो लिक्विड है, गैस नहीं है वो हेनरी में। यहां तक क्लियर है? सोच कर बताना। अब गिरने से पहले इसके अंदर क्या ये वेपर बना रहा था? अरे किसी भी लिक्विड को रेस्ट में रखोगे वेपर तो बनेंगे ही। वेपर बना रहा था, बना रहा था। मैं इसका वेपर प्रेशर लिख दूं P ऑफ A। व्हाट इज P ऑफ A? व्हाट इज P इन दिस टॉपिक? वेपर प्रेशर। व्हाट इज A? वेपर प्रेशर ऑफ A यानी सॉल्वेंट। ऐसे लिख देता हूं P नोड A। नोड लगाने का मतलब समझते हो? फिजिक्स में नोड लगता है मतलब क्या होता है? जैसे मैं पूछता हूं, एक तो ये है फिजिक्स में सिंबल, और एक ये है, ये वैक्यूम क्या है, और ये मीडियम में बहुत सारी चीजें होती हैं, वैक्यूम में कुछ नहीं होता, तो ये प्योर के लिए होता है। तो यहां पे नोड मतलब प्योर का, समझा भी दूंगा। ये सॉल्यूट है। क्या ये वेपर बना रहा था गिरने से पहले? हाँ सर, बना रहा था। तो इसका वेपर प्रेशर लिख दूं PB। व्हाट इज P इन दिस टॉपिक? वेपर प्रेशर। व्हाट इज PB? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। मैं नोड लगा दूं, नोड लगाने का मतलब गिरने से पहले। अब मुझे बताओ, जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या सॉल्यूशन बन गया? हाँ भाई। अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है और बताइए सॉल्यूट भी है। अब देखना तुम्हें क्लियर होता है कि नहीं। ये PA और PB क्या है? व्हाट इज P इन दिस टॉपिक? वेपर प्रेशर। व्हाट इज PA? ये और ये कैसे अलग है? नोड नहीं लगा हुआ ना, यही है इस चैप्टर में टॉपिक का मेन पार्ट, सिंबल में डिफरेंसेस। नोड लगा हुआ है तो अकेले का, नोड नहीं है तो मिक्सचर में। देखो पढ़ते कैसे हैं। व्हाट इज P नोड A? वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर फेज, या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। व्हाट इज दिस? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। अब मिल गया, अब ये बन गया वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन। बोलो भाई, देखते हैं किसको क्लियर हुआ। या व्हाट इज P टोटल? टोटल वेपर प्रेशर। हाउ इट विल अराइव? PA प्लस। देखो कंफ्यूजन मुझे पता है, मेरे एक्सपीरियंस सही है बच्चे को जब न्यूमेरिकल करता है। सर ये भी PA लिखा हुआ है, ये भी PA लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या फर्क है? तुम्हें क्लियर हो गया ना? तो पहले ये डायग्राम बना लो, ये सिंबल लिख लो, फिर मैं अलग से लिखवा देता हूं। अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें, मैं रोड स्लो लिखवाऊंगा जब। आप ज्यादातर क्वेश्चन देखोगे इसमें AB लिखा होता है, इसलिए मैं A और B से करवा रहा हूं। आप 1 2 XY C D कुछ भी ले सकते हो। A हमने यहां क्या माना है? सॉल्वेंट, और B हमने क्या माना है? सॉल्यूट। अब सारे सिंबल्स का मतलब लिख लेंगे आप। पहले मुझे आप बताओगे इसका मतलब P नोड A का और P नोड B का इंग्लिश में क्या लिखोगे? व्हाट इज P नोड A? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। आया क्या? व्हाट इज P नोड B? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। ये मिलने से पहले वाले सिंबल हैं या मिलने के बाद हैं? पहले वाले। फिर ये PA PB क्या है? ये भी तो PA और PB है। हाँ, सॉल्यूशन बनने के बाद है ये।
व्हाट इज पी ए? वेपर प्रेशर ऑफ, प्योर लिखूं अब? क्यों? मिल गया अब तो। वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। व्हाट इज पी बी? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। पूरा पूरा बोलना है, तभी इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस रहेगा। व्हाट इज पी टोटल? हाँ, टोटल वेपर प्रेशर या सिंपल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और सबको पता है वो पी ए प्लस पी बी क्यों किया है, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जोड़ के ही तो आएगा। कितने कंपोनेंट हैं इस चैप्टर में, आपको क्या पता है इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? तो यहां क्या लिखा था? ठीक है, तो बताओ दो कंपोनेंट कौन है इस डायग्राम में? कौन है? ए और बी, अल्फाबेटिकली ए और बी। रॉल्स लॉ लगाना इस पे, सिंबल्स बता सकते हो? क्या लिखा था पीछे? किसी भी कंपोनेंट का क्या, उसी के पहले ए का बताओ, बताइए। ऐसे लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। देखते हैं तुम्हें रोल्स लॉ क्लियर हुआ क्या? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। क्या क्लियर हुआ? पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। क्या है? व्हाट इज पी ए? वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। ये कंपोनेंट कौन सा है? ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वेपर प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब ये लिख लो, ये है रोल्स लॉ। अब तो आ गया होगा। ए का वेपर प्रेशर ए के मोल फ्रैक्शन से निकलेगा और बी का वेपर प्रेशर बी के मोल फ्रैक्शन से निकलेगा। मैं क्वेश्चन पूछूं फिर आप मुझे बताना आपको क्लियर हुआ कि नहीं। मैंने पी नोड ए क्यों नहीं लिखा? तो प्योर का लिखने से क्या हो जाता? हाँ, मोल फ्रैक्शन वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं? जब सॉल्यूशन होता है। और जब सॉल्यूशन होता है तो फिर पी नोड ए थोड़ी आएगा। आया क्या? अब मुझे बताओ, जब ये निशान हटेगा इक्वल टू का आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा? आएगा ना? मैं कांस्टेंट लिख रहा हूं। इससे पहले मैं लिखूं, तुम मुझे बताओ इस पिक्चर में कांस्टेंट क्या है? पी नोड ए, पी नोड बी, पी ए, पी बी, क्या कांस्टेंट है? नोड वाली वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं या बिना नोड वाली? नोड वाली, क्योंकि अकेले का वेपर प्रेशर फिक्स है। बोलो भाई। और मिलने के बाद दोनों का चेंज हो जाता है, ए का बी की वजह से बी का। तो क्या तुम्हें ये समझ में आया यहां कांस्टेंट के नाम पे ये क्यों लिखा हुआ है? पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए एक्स ए, और इसी तरीके से पी बी इज इक्वल टू, बोलो, पी नोड बी एक्स पी। दिस इज रॉल्स लॉ का फॉर्मूला। क्लियर हुआ? हेनरी लॉ क्या है? P इज इक्वल टू के एच एक्स, और यहां क्या है? P इज इक्वल टू पी नोड एक्स। जैसे A है तो पी नोड ए, B है तो पी नोड बी। आपको याद होगा चैप्टर में मैं शुरू में कह रहा था कि मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैरिटी, तीन चीजें करना, क्योंकि चैप्टर में आगे मेन टॉपिक आएगा, उसके क्वेश्चंस उसके बिना नहीं होंगे। अभी कौन सा लॉ पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें? तो जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं चैप्टर में आगे आएगा, जो तुमने शुरू हो गया तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसका 25% है रॉल्स लॉ, मतलब 1/4 हिस्सा, 1/4। तो यानी 4 बार पेपर बनाए अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो एक बार यहां से आएगा ये रॉल्स लॉ।
समझ में आया? और जितनी बड़ी कहानी बताइए उतना करने की जरूरत नहीं है, यहां से भी समझ में आ गया तो ही काफी है, ये और ये। और इनका मतलब इंग्लिश में पता होना चाहिए। व्हाट इज पी ए? वेपर प्रेशर ऑफ ए। व्हाट इज पी नोट ए? वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो अंतर क्या है? दोनों ही ए के ही है। तो ये प्योर का है और ये सॉल्यूशन के अंदर है, ये प्योर का है और ये सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब रोल्स लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं। मैथमेटिक्स हो गया उसका। बताओ भाई, रोल्स लॉ क्या कहता है इंग्लिश में? रोल्स लॉ स्टेट्स दैट, बताइए। इससे पहले मैं डेफिनेशन लिखूं, मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताओ क्या आया रोल्स लॉ में। सर आपने बताया पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पे। इसी को इंग्लिश में लिखना है बस। तो व्हाट इज पी ए या पी बी? वेपर प्रेशर ऑफ, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट मतलब हाँ ए या बी, सोल्यूट या सॉल्वेंट। ब्रैकेट में मैं वोलेटाइल लिख रहा हूं, बताऊंगा क्यों लिख रहा हूं। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, है ना, इन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताइए, इट्स मोल, बताइए, इट्स मोल फ्रैक्शन इन दैट सॉल्यूशन। तो क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत टूटा फूटा चलेगा, मोटा मोटा मीनिंग यही तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई मुझे बता सकता है वोलेटाइल क्यों लिखा है? नहीं तो मुझे 5-7 मिनट यहां भी खराब करने पड़ेंगे, वोलेटाइल क्या होता है। कुछ चीजों का तुम्हें मतलब नहीं पता होता, लेकिन फीलिंग से बता देता हूं क्या पाएगा। जैसे 2 ट्यूब हैं, एक में पेट्रोल है और एक में वाटर है, दोनों ओपन है, कौन ज्यादा वोलेटाइल है? देखा, तुम्हें वोलेटाइल का मतलब नहीं पता, लेकिन मैंने जिस हिसाब से पूछा तुम्हें पता पेट्रोल ही पाएगा। पानी में कुछ दम है ही नहीं जो है पेट्रोल में। वोलेटाइल का मतलब होता है जो आसानी से वेपर बनाता है। यहाँ किसकी बात हो रही है? वेपर की बात हो रही है ना, इसलिए वोलेटाइल। अगर टेस्ट ट्यूब में मैं पत्थर डाल दूं, अगर टेस्ट ट्यूब में मैं पत्थर डाल दूं, पत्थर, स्टोन, तो स्टोन के काहे के वेपर? मेरी बात समझ में आई? तो स्टोन में रोल्स लो नहीं लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो रोल्स लो किस पे लगता है? जो वेपर बनाते हैं, यानी जो वोलेटाइल होते हैं। अब देखते हैं तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं। पानी है, ये वेपर बनाता है कि नहीं बनाता है? ये चीनी है, तो पानी को मैं ए लिख लेता हूं। देखो यहां देखते जाना, इस पिक्चर को दोबारा लाता हूं। ये पानी है, पानी, तो पानी हो गया ए। तो पानी का वेपर प्रेशर होता है, पानी का वेपर प्रेशर होता है, वेपर बनाता है ना वो, पी नॉट एफ वाटर। ऊपर से गिरा रहा हूं चीनी, शुगर, ये रहा शुगर, शुगर की ये वैल्यू 0 है, शुगर का वेपर प्रेशर नहीं होता, ये 0 हो गया। यानी इस सीन में अगर चीनी है तो बी का कहीं जिक्र ही नहीं है। सारा क्वेश्चन किसका है? ए का। अगर मान लो ये पानी है, ऊपर से मैं गिरा रहा हूं दूसरा और कोई लिक्विड, तो इसका भी वेपर प्रेशर है और इसका भी है, तो ये ऐसा। समझ में आ गया? और नहीं भी आया तो इस पे रहो अभी, सिंबल्स पे। बोलो भाई, इसके फॉर्मूले बनाना बता चुका हूं वैसे तो। क्या फॉर्मूला बनेगा इससे? पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए एक्स से, और इससे क्या बनेगा?
पीबी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्सपी। और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं पी टोटल, चलो बताओ। मान लो किसी क्वेश्चन में पी टोटल मांग लिया, तो हाँ, तो पी टोटल कैसे निकालते हैं? पी ए प्लस पीबी। पी टोटल निकालते हैं पी ए प्लस पीबी, और उसको ऐसे भी शायद लिख सकते हैं, शायद तुम्हें क्लियर है, पी नोट एक्स से प्लस पी नोट बी एक्स। तो ये तुम्हें क्लियर हुआ कि पी टोटल तो सर पी ए प्लस पीबी होता है, तो क्लियर हुआ। ये इतना बड़ा बड़ा क्यों दिख रहा है अब नीचे अगले स्टेप में? फॉर्मूला है सर रोल्स लॉ में कि पी ए इसके बराबर है और पीबी इसके बराबर है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? नोट डालो एक, और मुझे बताओ, अगर आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल निकला तो क्या तुम्हें क्लियर है? ये तो शायद तुम्हें क्लियर हो गया होगा, देख रहे हो? अगर आपका सॉल्यूट उसने न्यूमेरिकल में कह दिया नॉन वोलेटाइल है, तो न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। क्यों? बी का वेपर प्रेशर फिर है ही नहीं अगर वो वोलेटाइल नहीं है, और बी अगर नहीं है तो सवाल सिर्फ किससे होगा? ए से। तो ये बच गया बस। और शायद अब तुम ये लैंग्वेज समझ जाओगे। व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, बोथ आर वोलेटाइल, देन दिस इज द फॉर्मूला, पी टोटल इज दिस, एंड वन इज नॉन वोलेटाइल, देन दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर हुआ? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कोई तुम पढ़ रहे हो, मान लो कोई बच्चा तुम्हें कह दे यहां क्या लिखवा है, समझ में आ, सोल्यूट की लिखवाया है, सोलवेंट भी तो हो सकता है, तो तुम क्या कहोगे? हाँ, तुम कहोगे सोलवेंट कभी भी नॉन वोलेटाइल नहीं होगा।